नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लास 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी भाषा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जो रीट भर्ती 2025 में आयोजित होने वाले एग्जाम है 27 फरवरी को, उसमें L1 और साथियों L2 दोनों लेवलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और साथियों, ये हमारा 17वां मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने 16 पेपर कंप्लीट करवा दिए साथियों, दोनों लेवलों के। रीट भर्ती परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2011 की भर्ती से लेकर 2022 तक अब तक जितने भी रीट भर्ती के पेपर करवाए हैं, उन सभी का हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो साथियों, हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि साथियों हमारी जो क्लासें हैं वो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगी। और सारी की सारी हमने क्या करवाई हैं, व्याख्यात्मक एनालिसिस करवाई है। तो सब की सब क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और यहाँ से साथियों आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे हूबहू। तो किस तरह के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी पर हम व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है तालव्य व्यंजन है। हमको बताना है तालव्य व्यंजन कौन से ऑप्शन में है। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनमें से जो सही आंसर है वो हमको बताना है। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है च छ ज झ। बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब तालव्य व्यंजन होते कौन कौन से हैं? 4 व्यंजन आपके सामने हैं साथियों। इसके अलावा 2 स्वर भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। छोटा ई और बड़ा ई दोनों ये हैं। एक ये है जो भी क्या है साथियों, तालव्य व्यंजन है। क्या है? तालव्य व्यंजन है ये। तो ये है साथियों शलगम वाला से। तो ये भी तालव्य व्यंजन में शामिल है। तो इस तरह के प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं पर्सनली। टेट है, डेड है की अगर हम बात करें तो ये कैसे व्यंजन है, ये इनका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। तो ये हैं साथियों मूर्धा। जो मूर्धा व्यंजन होते हैं उनमें शामिल है ये। और एक ऋषि पर्सनली एग्जाम में पूछा गया है कि ऋषि है जो किसका उच्चारण स्थान है, तो मूर्धा, ठीक है। इसका क्या है, मूर्धा। इसके अलावा साथियों इसमें ऋषि के साथ में क्या आता है, से और ये आता है रे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ते थे दे की, दे धे की अगर हम बात करें तो ये किसके उच्चारण है साथियों, ये हैं दंत के। किसके हैं? दंत के हैं। और पे फे बे भे ये किसके हैं साथियों, उपदमान्य के। किसके हैं? उपदमान्य। तो ये आपको साथियों नोट करने हैं, याद करने हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में अब भी पूछे जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर है 2011 का भर्ती का पेपर है, रीट भर्ती पेपर, ठीक है। 2011 में जो एग्जाम हुई थी उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे साथियों। अगला जो प्रश्न है वो है किस शब्द में आई स्वर नहीं है। जिसमें आई नहीं है वो हमको बताना है। वैदिक, ऐक्य, पैतृक, स्नेह। तो साथियों जिसमें आई नहीं है वो कौन सा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, क्योंकि यहाँ पर ए डी है, ए एनक नहीं है। वैदिक में ए है, ऐक्य में ए है और पैतृक में ए है। तो ये तीनों ऑप्शन है, इनमें तो साथियों शामिल है, लेकिन जो डी ऑप्शन है इसमें ये शामिल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है उसमें क्या करना है, हमको वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद करना है, ठीक है। संधि विच्छेद तो आपने पढ़ा होगा। इसमें वर्ण विच्छेद पूछा गया है प्यास का। अब प्यास का जो वर्ण विच्छेद है वो कैसे होगा, इसमें सबसे पहले आधा पै है साथियों, उसके बाद में ये है, उसके बाद में ये में आ स्वर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद में क्या है साथियों, से सलेट वाला है, इसके बाद में क्या है, ए है। तो ये इसमें क्या हो गया, हमने वर्ण विच्छेद उनका कर दिया। तो यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है वो है बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन में बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो संधि से संबंधित प्रश्न पूछा है। और इसमें पूछा है उच्चारण का संधि विच्छेद है। जो उच्चारण शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा उत प्लस चारण। साथियों इसमें व्यंजन संधि है और उत प्लस क्या हो जाएगा, चारण हो जाएगा। तय और च यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तय का क्या, च से क्या हो गया, इसमें साथियों बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। तो डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है बहुवचन कहते हैं। तो बहुवचन किसे कहते हैं साथियों, शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो। ये बिल्कुल गलत बात है साथियों। शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, बहुवचन में संख्या का कोई मतलब नहीं है। शब्द के जिस रूप से किसी जाति का बोध हो, तो जाति से इसमें कोई मतलब नहीं है।
शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तु का बोध हो। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिसमें एक से अधिक वस्तु का बोध हो या व्यक्तियों का बोध हो तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है बहुवचन। तो ठीक है, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है, किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं। साथ ही यौगिक क्या होते हैं, यौगिक होते हैं दो या दो से जब शब्द मिलकर जो शब्द बनता है वो यौगिक होता है। जैसे रसोई और घर, इसमें रसोई घर दो शब्द हैं। अन्न अन्न और पढ़, ये दो शब्द हो गए। पुस्तक और आल्य दो हो गए। राज और महल। तो बी ऑप्शन इसमें है जो क्या हो जाएगा साथियों, यौगिक हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों 30 इसमें प्रश्न है और प्रत्येक पेपर में L1 हो L2 दोनों लेवल में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी का हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो आपके ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाएँ दोबारा तो वो गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं। तो विदेशी जो शब्द हैं साथियों वो कौन कौन से हैं, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आपका इसमें जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा है साथियों, किताब, सिनेमा और संतरा। तो ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये जो प्रश्न है साथियों कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, तो इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची शशि है, इंद्र है, रजनीपति। तो रजनीपति, तो ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा साथियों राकेश, ये भी पूछा गया है कि राकेश किसका पर्यायवाची है। तो ये किसका है, चंद्रमा का है। विधु किसका पर्यायवाची है, ये भी किसका है साथियों, चंद्रमा का है। मयंक, मयंक किसका पर्यायवाची है, ये चंद्रमा का है साथियों। इंदु है, इंदु, इंदु इसमें लिखा हुआ है, इंदु इसका पर्यायवाची है। सुधांशु, सुधांशु कह दो या सुधांश कह दो साथियों, ये भी इसका है। सोम इसका पर्यायवाची है। निशाकर, काफ़ी बार एग्जाम आया है निशाकर, निशाकर इसका पर्यायवाची है साथियों। हिमांशु इसका पर्यायवाची है, हिमांशु, हिमांशु, हिमांशु इसका पर्यायवाची होगा। सुधाकर इसमें हो गया साथियों। एक हो गया शशांक, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, शशांक, क्या हो गया, शशांक। तो ये कुछ पर्यायवाची हैं जो चंद्रमा का पर्यायवाची है। और रीट भर्ती परीक्षा में शशांक, मयंक, निशाकर और एक है राकेश, ये तो कई बार पूछे गए हैं साथियों, इनको तो नोट कर लीजिए। अक्सर ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं रीट भर्ती परीक्षा 2025 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस युग में विलोम शब्द नहीं है। दोस्तों जो नहीं है वो हमको बताना है। प्रवृत्ति का निवृत्ति, बिल्कुल सही है। बहिरंग का अतरंग, प्रत्यक्ष का परवर्ती या पदोन्नत का पदानुवत। तो साथियों पदानुवत डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है या ए ऑप्शन है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है, जो विलोम शब्द नहीं है वो है प्रत्यक्ष का परवर्ती। साथियों प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है वो परवर्ती नहीं होता। प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है ये पेपर में पूछा गया था पहले भी, इससे पहले जो आया था 2018 की भर्ती में शायद पूछा था, ये परोक्ष, परोक्ष होता है प्रत्यक्ष का विलोम। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथ ही हमारी क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, संतोष का विलोम शब्द है। तो जो संतोष शब्द है इसका जो विलोम होने वाला है साथियों क्या होगा, इसका होगा असंतोष। क्या हो जाएगा, असंतोष। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है। फिर से नहीं पूछा है, जो नहीं है जीवन का अनेकार्थी शब्द, तो जल है, प्राण है, जिंदगी है, वायु। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है जिंदगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो अनेकार्थी नहीं है जीवन का वो है जिंदगी। और ये हम जो आंसर बताएं साथियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी उसके थ्रू बता रहे थे, यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। ऐसे प्रश्न दोबारा अगर पूछे जाए तो हमारे गलत होने नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वो कहलाते हैं। तो एक से अधिक शब्द अर्थ निकाल रहा है वो शब्द क्या कहलाएगा साथियों, वो कहलाएगा
एकार्थी कहलाएगा, पर्यायवाची कहलाएगा, समानार्थी कहलाएगा, अनेकार्थी। एकार्थी नहीं कहलाएगा साथियों, पर्यायवाची नहीं कहलाएगा, समानार्थी भी नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? एकार्थी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न है साथियों, उसमें पूछा है कि किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है। तो ऐसे शब्द समूह हमको चुनने हैं साथियों जिसके सारे शब्दों में क्या हो? प्रत्यय हो। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा? तो साथियों दयालु, इसमें आलू है, और डिबिया, इसमें ईय है, अज्ञानी, इसमें ई। तो ये तीनों जो शब्द हैं इनमें क्या है? प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट माना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें समास विग्रह करवा रहा है। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमको बताना है। दाल रोटी का दाल और रोटी, पंचानन का पाँच है आनंद जिसके शिव, पुस्तकालय पुस्तक और आल्य, सुलोचना सुंदर है लोचन जिसके। तो साथियों इसमें जो सही उत्तर कौन सा है वो हमको बताना है, जो जिसमें समास विग्रह सही नहीं है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होगा पुस्तकालय, क्योंकि पुस्तकालय का जो समास विग्रह होगा वो पुस्तक और आल्य नहीं होगा, वो होगा पुस्तक के लिए आल्य। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है साथियों, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे कहते हैं। साथियों ये 2 या 3 बार अब तक पूछा जा चुका है L1 और L2 में। अब फिर से भी पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो साथियों वो होता है, क्या होता है? वो होता है कर्मधारय। क्या होता है? कर्मधारय। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है उपमेय, उपमेय और उपमान, इनकी अगर प्रधानता होए, उपमान साथियों इनकी अगर प्रधानता है उस वाक्य में तो उस शब्द में हो तो वहाँ भी कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब समास में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती है साथियों, जिसमें पहला पद प्रधान, ठीक है, पहला या प्रथम पद प्रधान होता है वो होता है अव्ययभाव समास। जिसमें दूसरा पद प्रधान, कौन सा? दूसरा पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान वो होता है तत्पुरुष। जिसमें दोनों पद प्रधान, ठीक है, दोनों पद अगर प्रधान हैं तो वो होता है द्वंद्व। कौन सा होता है साथियों? द्वंद्व। और जिसमें अन्य पद प्रधान हो साथियों वो होता है अन्य पद वाला बहुब्रीहि। ये प्रश्न भी एग्जाम पूछे जाते हैं, जो पद प्रधान है उस हिसाब से पूछा जाता है। प्रधानता के आधार पर साथियों 4 प्रकार के समास है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, पहला पद प्रधान है तो अव्ययभाव समास हो जाएगा, दूसरा पद प्रधान तो तत्पुरुष हो जाएगा, दोनों पद अगर प्रधान है तो वहाँ पर द्वंद्व हो जाएगा, और साथियों अन्य पद प्रधान है तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा साथियों। तो ऐसे प्रश्न हमको गलत नहीं करने हैं, ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे जाए तो। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया साथियों, और ये काफ़ी अच्छा है, अगर दोबारा प्रश्न आए तो हमको गलत नहीं होना चाहिए। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। तो साथियों अगर संध्या है, रात है, उसके बीच का जो समय है उसको किस नाम से संबोधित करेंगे? उसको जो संबोधित करेंगे हम साथियों किस नाम से करेंगे? गोधूली। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, गोधूली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, युद्ध करने की इच्छा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। तो युद्ध करने की अगर इच्छा है तो वो बहादुर नहीं होगा साथियों, वीर नहीं होगा, दबंग नहीं होगा, क्या होगा? युयुत्सा होगा, युयुत्सु। साथियों युयुत्सु ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध अशुद्ध से संबंध भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। जितने भी युयुत्सु हैं ये सभी छोटे हैं, लघु हैं। ठीक है, इसमें ऊ की जो मात्रा है वो क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है। तो ये शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? इनमें से कौन सा विशेषण लगाए साथियों जो भाववाचक में बदल जाए? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ता, बी ऑप्शन। अब मधुर जो शब्द है मधुर है, अब इसमें ता और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा मधुरता। अब ये विशेषण था मधुर, इससे हमने इसको क्या बदल दिया? भाववाचक संज्ञा में बदल दिया। अब प्रेजेंट में मधुरता जो शब्द है क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते थे पहले, और आज भी साथियों ऐसे ही प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है?
तो जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम हो साथियों वो हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कौन, किसे और कब। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अब अगला जो प्रश्न है साथियों उसमें पूछा है जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने के बाद होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, तो पहली क्रिया को क्या कहेंगे? तो साथियों जो पहली क्रिया हुई थी वो है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है वो है साथियों एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्यांश से जोड़ने वाले अव्यय कहलाते हैं। तो साथियों जब दो उपवाक्यों को कोई शब्द जोड़ रहा है तो वो कौन सा अव्यय कहलाता है? तो साथियों वो जो कहलाता है वो होता है समुच्चयबोधक। कौन सा होता है? समुच्चयबोधक। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विस्मयबोधक कभी भी होगा साथियों तो वहाँ पर आश्चर्य वाली बात होगी, कोई चकाचौंध वाली बात होगी, और विस्मयबोधक हमको चिन्ह भी वहाँ पर दिखाई देगा। तो ठीक है, तो ऐसे प्रश्न हमको गलत नहीं करने हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो जिसमें प्रेरणार्थक क्रिया है वो हमको बताना है। अब प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी काम को दूसरे से करवाता है वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया साथियों। जब कोई व्यक्ति किसी काम को दूसरे से करवाता है, इसमें कौन सा वाक्य है जिसमें दूसरे से काम हो रहा है? तो साथियों इधर देखो, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। तो किसी से कटवा चुका है साथियों, यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो रही है, किसी और से करवाया है ये काम। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला है कौन मिश्र वाक्य है? तो साथियों जिसमें मिश्र वाक्य है वो बताना है। तो वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, तो ये मिश्र नहीं होगा, ये संयुक्त हो जाएगा। सीता पढ़ रही है, ये भी नहीं होगा साथियों, ये सामान्य वाक्य है, सरल वाक्य जिसको हम बोलते हैं। आकाश में बिजली चमकती है, ये भी सरल वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम से न सुना हो? तो साथियों डी ऑप्शन जो है ये एक मिश्रित वाक्य है, क्योंकि विस्तृत वाक्य क्या होता है? जब पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो या फिर पहला जो वाक्य है दूसरे पर आश्रित न हो तो संबंध हो। ठीक है, पहला वाक्य का दूसरे के साथ संबंध हो तो साथियों हम मिश्र वाक्य होता है। और दो वाक्य हो साथियों अलग अलग जिनका आपस में कोई संबंध नहीं हो तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो भी वाक्य से संबंधित है। इसमें पूछा है राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य है। तो यहाँ भी अगर देखें साथियों, राम आया ये अलग वाक्य हो गया, भाई से मिला, ठीक है, ये अलग वाक्य हो गया, और तुरंत लौट गया। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो कौन से वाक्य है साथियों? ये सारे के सारे ये जो वाक्य हैं ये है संयुक्त वाक्य। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों वो हमारा है किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अगर हम किसी वाक्य है उसके बड़े अंश को संक्षिप्त में दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा? लाघव या संक्षेपण। जैसे हमारा शब्द है डॉक्टर, क्या है? डॉक्टर जो शब्द है, अब इसको हमको शॉर्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? डा लिखेंगे साथियों, और इसके हम क्या लगा देंगे? ये बिंदी लगा देंगे। तो ये संक्षेपण चिन्ह है, हमने छोटा चिन्ह लगा है, ये संक्षेपण का चिन्ह है। ठीक है, अब एक बार पूछा गया था अर्धविराम का जो चिन्ह है वो क्या होता है? तो साथियों अर्धविराम का चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, अर्धविराम ये चिन्ह है। ठीक है, ऊपर बिंदी सी होती है, नीचे नौका सा बना हुआ होता है। अल्पविराम जो होता है साथियों ये होता है कोष्टक में, ऐसा 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं ये आपको याद रखने हैं। तो ये 3 प्रकार कोष्टक इसमें है, तो ये पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों एक और विराम चिन्ह पूछा जाता है जो उल्टे वी आकार का होता है। साथियों ये जो विराम चिन्ह है इसको हम काकपद या हंसपद के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? हंसपद या काकपद के नाम से जानते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें पूछा है सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है? तो
इसमें सही विराम चिन्ह वाला जो वाक्य है साथियों वो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। इसमें छी के बाद में क्या है? विस्मयबोधक चिन्ह है, तो ये बिल्कुल सही जगह लगा हुआ है। लास्ट में क्या है? पूर्ण विराम है साथियों, तो ये भी बिल्कुल सही विराम चिन्ह लगा हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कौन अर्थ सही नहीं है? इनमें से कौन सा अर्थ है जो सही नहीं है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? छठी का दूध आना, बचपन का लाड प्यार याद आ जाना। तो ये बिल्कुल गलत है साथियों। छठी का दूध याद आना का मतलब है क्या है साथियों? बहुत कष्ट में आ जाना, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। बाकी आस्तीन का साफ होना, समीप का विश्वघाती होना, त्रिशंकु होना, कोई काम करते हुए बीच में अटक जाना, खून सफ़ेद हो जाना, दया ममता न रह जाना। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला था वो कौन सा है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है वो है कौन अर्थ सही है? जो अर्थ सही है वो हमको बताना है। तो छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, तो साथियों ये बिल्कुल सही है। बालू से तेल निकालना नई तकनीक, ये बिल्कुल गलत है। हाथों के तोते उड़ जाना, तो हाथों के तोते उड़ जाना ये बिल्कुल गलत है। हाथ पाँव फूल जाना, मोटा हो जाना, ये भी गलत है। तो साथियों जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है वो है खेत रह जाना। साथियों खेत रह जाना का मतलब होता है शहीद हो जाना। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ऐसे मुहावरे लोकोक्ति से संबंधित आपके भी रीट भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाएंगे प्रश्न, तो वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, वो संबंधित है साथियों। बिल्कुल इन्हीं तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से आपको वहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। एक 5 ऑप्शन भी वहाँ पर उपलब्ध होगा, और 5 ऑप्शनों के साथ में साथियों एक है कि हमको 10 प्रश्न अगर हमने छोड़ दिए पेपर में, 150 प्रश्न आने वाले हैं, उसमें से 10 प्रश्न हमने छोड़ दिए, तो वहाँ पर हमारी कॉपी रिचेक नहीं होगी, चेक नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी गलती हमको करनी नहीं है। सारे प्रश्न अटैम्प्ट करने, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगला जो प्रश्न है रंग में भंग होना, इसका अभिप्राय क्या है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है साथियों। और हमारी क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर जुड़ा है, साथियों हमारे 17 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनको देखने के लिए आपको प्ले लिस्ट में जाना होगा। और हमारे चैनल को ज्वाइन करने के बाद में प्ले लिस्ट में जाओ, और वहाँ पर सारी आपको 16 प्रश्न पत्र जो हमने हिंदी भाषा के बनाए हैं, इसके अलावा साथियों साइकोलॉजी के 12 बना चुके हैं, वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट के लगभग वहाँ पर प्रीवियस पेपर हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपने खुश होकर तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।